नमस्कार, जय हिंद। आप सबका ओपिनियन अड्डा में इस आज की शाम के अड्डा में गर्मी के इस मौसम में स्वागत है। सीधी सी बात है, देश में चारों तरफ चुनावी बयार चल रही है। हर जगह गली नुक्कड़ दुकान मकान सब जगह लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि किसको वोट पड़ रहे हैं, किसको नहीं पड़ रहे। जिन्हें पड़ रहे हैं उनके क्या कारण है, जिन्हें नहीं पड़ रहे उनके क्या कारण है। साथियों, दो चरण का मतदान हो चुका है और अगर आप सीटों के लिहाज से देखें तो 543 में से पूरे 190 यानी करीब करीब 200 सीटें जो हैं, यूं समझिए कि टोटल जो देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं उसका 1/3 मतदान संपन्न हो चुका है। वास्तव में देखा जाए तो 543 की जगह 542 ही कहना चाहिए हमें, क्योंकि सूरत में तो जो कैंडिडेट है भाजपा के वो पहले ही निर्विरोध घोषित हो चुके हैं, तो वहां तो अब मतदान की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। लेकिन इस बीच जिन राज्यों में इन शुरू के 2 चरणों में चुनाव हुए, वहां से क्या खबरें आ रही हैं, किन बातों को लेकर जनता ने मतदान किया, क्यों बहुत सी जगहों पर मत प्रतिशत जो है वो नीचे जा रहा है इस बार, जबकि कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां मत प्रतिशत पहले से ऊपर गया है। तो क्यों ये हो रहा है? क्या ये उदासीनता है, क्या ये महज संयोग है? ये तमाम बातों पर भी थोड़ा गौर करेंगे और जहां जहां जिन राज्यों में चुनाव हो गया है मतदान या बीच में चल रहा है उनकी तो जरूर बात करेंगे। इन 2 चरणों के बाद हमारे सामने प्रश्न ये आया है कि जब 1/3 देश में मतदान हो चुका है तो ये जो चुनावी हवा है ये किस तरफ जा रही है और अब तक के संकेत, आगे के जो 5 चरण महत्वपूर्ण रह गए हैं उनके बारे में हमें क्या संकेत मिलते हैं। और इसको समझने के लिए हमारे साथ 2 वरिष्ठ साथी हैं। एक और साथी कुछ ही क्षणों में हमसे जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले अड्डा के हमारे साथी विनोद शुक्ला हमारे साथ है। नमस्कार विनोद हमें बताएंगे कि अब तक का देश में चुनाव जो है वो हवा क्या कहती है, खासकर उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं और सबसे ज्यादा हमेशा दिलचस्पी रहती है, उत्सुकता रहती है यूपी को लेकर, उसकी बात भी करेंगे। और आज बहुत ही खुशी के साथ बताना चाहूंगी कि एक और साथी हमारे आशीष कुलश्रेष्ठ जयपुर से इस अड्डा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आए हैं। आशीष कुलश्रेष्ठ राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार काफी समय से कम 2 दशकों से वो वहां की राजनीति को ऑब्जर्व करते रहे, तमाम अलग अलग मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। स्वागत है आशीष कुलश्रेष्ठ। आप ही से शुरुआत करूंगी और उसके 2 कारण हैं। आज आप पहली बार हमारे अड्डा में जुड़े हैं, हम चाहेंगे आप अड्डा पे आते रहें, अड्डा का आनंद लेते रहें और अपने मित्रों को भी साथ लेकर आए। और चूंकि आज आप पहली बार हमसे जुड़े हैं तो मैं चाहूंगी सबसे पहले आपका विश्लेषण हमसे जो लोग जुड़े हैं अड्डा से इस वक्त उनको पता चले। और दूसरा कारण ये भी है कि राजस्थान उन बहुत कम राज्यों में एक है जहां की चुनाव पूरी तरह संपन्न हो गया है, सारी सीटों पर मतदान हो चुका है। दूसरा राज्य केरल है और तमिलनाडु है जहां चुनाव संपन्न हुए हैं। बाकी कमोबेश पूरे देश में अभी मतदान चल रहे हैं। तो आशीष, जल्दी से कुछ वाक्यों में जानना चाहूंगी कि राजस्थान में पहले चरण और दूसरे चरण के मतदान में किस तरह का मतदान के जो ट्रेंड आए उसमें अंतर दिखा आपको, और साथ ही राजस्थान में भी मत प्रतिशत नीचे गया है और कुछ सीटों पर तो बहुत ज्यादा नीचे गया है, 10% तक नीचे चला गया है। इसको थोड़ा हमें जरूर इसकी जानकारी दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं ये क्यों हुआ। आशीष। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अड्डा पे बुलाया। आपने अभी कहा था कि 543 नहीं 542 सीट की बात करेंगे, तो 542 की जगह भी अब 541 ही रह गई है, क्योंकि आज इंदौर के अंदर भी आत्मसमर्पण हो गया है। चलिए मैं राजस्थान से शुरुआत करता हूँ। राजस्थान में देखिए चुनाव जो है वो 2 चरणों में हुआ, 25 लोकसभाएं राजस्थान के अंदर आती है। जो आप वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे हो, वो वोटिंग परसेंटेज जो नजर आ रहा है कि ये गिरा। अगर हम पिछली बार के मुकाबले देखें तो ओवरऑल राजस्थान का जो वोटिंग परसेंटेज है वो केवल 4% का ही शिफ्ट आया है।
उसके पीछे एक मोटा कारण, मैंने पूरे राजस्थान की एक-एक लोकसभा में जाके काम किया है। मैं पर्सनली गया हूँ, मैंने जमीन पे काम किया है, मैंने लोगों से मुलाकात की है। जब राजस्थान में कांग्रेस की लिस्ट आना शुरू हुई, तो उस टाइम हमने ये देखा कि कांग्रेस में एक अजीब-सी भगदड़ दिखाई। लोगों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, लोगों ने टिकटें वापस कर दी, लोग ये कह रहे थे कि मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता था, पार्टी ने कहा कि मुझे टिकट दिया जा रहा है इसलिए मैं चुनाव लड़ लूं। लोगों ने पैसा खर्च करने से मना कर दिया, कांग्रेस ने पीसी करके ये ऐलान कर दिया कि हम तो अब क्या क्या लोगों के पास जाएंगे, वोट के साथ पैसा भी मांगेंगे। जयपुर के अंदर हमारे जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के, वो तो ये कहते हुए भी सुने कि थे मने वोट भी दो और थे मने नोट भी दो, मतलब एक वोट आपको मुझे वोट भी देना है और साथ में 100 का नोट भी देना है। तो हुआ ये इन सब की वजह से। इस सब की स्थिति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस को देखते हुए लोगों के अंदर भी जो चीज नजर आई वो ये कि वो जिसको चाहते थे, जिसकी सरकार बनाना, लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमारी सरकार तो बनी रही है, तो मैं अगर वोट नहीं भी डालने जाऊंगा तो मेरे एक वोट से बहुत बड़ा क्या बदलाव हो जाएगा, जब सब उसको वोट दे रहे हैं जिसको मैं देना चाहता हूं। तो इस चक्कर में पहले चरण के अंदर ये हुआ कि तो पहले चरण में जो एक गर्मी सेकंड के लिए आपको, एक सेकंड के लिए आपको टोकूंगी आशीष जी। यानी कांग्रेस की तरफ मुश्किल ये थी कि कांग्रेस के लोग कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ने को ही तैयार दिख नहीं रहे थे, और बीजेपी की तरफ समस्या ये थी कि बीजेपी तो जीत ही रही है, मोदी जी तो आ ही रहे हैं। ये जो एहसास मतदाता के अंदर था, उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ता में शायद शिथिलता आई होगी। क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल आई। अमित शाह को इस चीज का अंदाजा गृह मंत्री को चुनाव शुरू होने से 1.25 महीने पहले हो गया था। जब वो जयपुर आए थे, उन्होंने टिकटें बढ़ चुकी थी, उन्होंने एक ही चीज कही थी यहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं की बैठक के अंदर कि मुझे जीत हार की टेंशन नहीं है, मुझे टेंशन ये है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वोटर ये सोच के बैठ जाए कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो कहीं वो वोट डालने ना निकले। तो आपको वोटर को वोट डालने के लिए लेके आना है बाहर, उसको खींच के लेके आना है बाहर। देखिए तो कांग्रेस की जो भी ये जो आशंका थी गृह मंत्री की, क्या ये जमीन पे आपको लगा कि ऐसा हुआ? देखिए पहले चरण के अंदर ये हल्का फुल्का मुझे महसूस हुआ कि ये हुआ। दूसरे अगर हम इसको देखें तो कांग्रेस के जो वोटर थे, जो कांग्रेस के कोर वोटर कहे जाते हैं, उनके अंदर भी ये चीज देखने को मिली कि जब ये जीत ही नहीं रहे तो फिर हम वोट किसके लिए करें। तो हुआ ये कि चुनाव जो मंडा नहीं, हमारे राजस्थान में एक भाषा का प्रयोग किया जाता है, चुनाव मंडा नहीं, चुनाव का एक माहौल बनता है, झंडे लगते हैं, छोटी छोटी झंडियां लगती हैं, लोग टी शर्टें पहन के घूमते हैं, खाना चलता है, पूरे पूरे दिन लोग गाते हैं, शाम को चौपाल पे इकट्ठे होते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में ये सब स्मिता जी मिसिंग था। ये कारण रहा कि वोटर जो था वो एक मन नहीं बना पाया कि मैं निकलूं, वोट दूं, जिसको मैं चाहता हूं वो तो जीत ही रहा है। लेकिन दूसरे चरण में आप देखिए, दूसरे चरण के अंदर मैं आपको बताता हूँ, 11 बजे जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, जोधपुर हो, वहां की धरती तपती है, आप खड़े नहीं हो सकते हैं, इतनी आग बरसती है। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज आपके जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़ में रहा, वो 12, 13, 14% तक गया। 11 बजे से हम लोगों 1 बजे बाद हम लोगों को ये उम्मीद थी कि ये अब टूटेगा, और ये टूट के अब थोड़ा नीचे आएगा, क्योंकि अब बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। 1 से 3 बजे तक वो वोटिंग परसेंटेज 13, 13.5% बढ़ गया। आप देखिए पूरा दिन लोग मौजूद रहे, पूरा दिन लोग लगे रहे। इसके अंदर कारण जो मुझे मोटा मोटा नजर आता है वो नजर आता है कि दूसरे चरण की वोटिंग से एक दिन पहले हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पूरा जोर लगाया, वो पूरे दिन बीजेपी कार्यालय में मौजूद रहे। उन्होंने लोगों से कहा कि आप लोगों को बाहर निकालो, बूथ पे मुख्यमंत्री ने खुद बात की एक एक पे। अगर हम बात करें आपके प्रधानमंत्री के आह्वान की, तो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, कहीं ना कहीं हमको फील्ड में ये देखने को मिला कि प्रधानमंत्री के उस आह्वान के बाद लोग अपने घरों से निकले और लोगों ने मुझे लगता है कुलश्रेष्ठ जी, ये समझ आ रही है बात कि जब पहले फेज में, पहले चरण में राजस्थान में काफी मत प्रतिशत नीचे गया और कुछ सीटों पर खासकर बहुत ज्यादा नीचे चला गया, गंगानगर, जयपुर वगैरह, तो मुझे लगता है कि दूसरे चरण में इस स्थिति को संभालने के प्रयास हुए हैं, शायद दोनों तरफ से हुए होंगे। एक दो ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत दिलचस्प है, जैसा आपने कहा कि जिस तरह बीजेपी के कार्यकर्ता के तरफ के कार्यकर्ता या समर्थक के अंदर ये एहसास घर कर गया है कि मोदी जी तो जीत ही रहे हैं, तो जब बहुत ज्यादा उसमें वो बहुत ज्यादा जान लगाने की बात नहीं है, ये जो एक फीलिंग है
दूसरी तरफ जो नरेंद्र मोदी का विरोधी वोटर है, जो यानी जो विपक्ष का समर्थक है, उसके अंदर ये एहसास रहता है कि भाई क्या फायदा वोट देकर, ये जीतते तो है नहीं, सरकार तो बना नहीं पाएंगे। और इस पर मेरी दिलचस्पी ज्यादा इसीलिए है आशीष जी, क्योंकि मैं अभी अभी यूपी के 8-9 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करके आई और दोबारा फिर मैंने कुछ सीटों पे बात की, तो वहां भी कहीं ना कहीं जो सपा का वोटर है, सपा के वोटरों ने, और उनमें महिलाएं भी थी, और वो यादव समाज के थे जो सपा के पक्के वोट माने जाते हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं कहा कि बहन जी, हम इनको वोट तो दे रहे हैं 2 बार से, लेकिन ये बना तो पाते नहीं है और हम अपने गांव में फिर चिन्हित हो जाते हैं। इस तरह की बात वहां हुई है। तो दोनों तरफ दिक्कतें हैं कार्यकर्ता और समर्थक के मन में। अब एक दिलचस्प बात यह है कि कहां कहां किन सीटों पे राजस्थान में कैसी टक्कर रही, कहां क्या उसके समीकरण बने और नतीजे कैसे होंगे, उस पर आपके पास वापस आऊंगी। मुझे मालूम है आप आउटडोर में हैं, गर्मी है, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगी कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिए। इस बीच मैं विनोद शुक्ला जी से बात करूंगी कि उनका क्या असेसमेंट है। विनोद शुक्ला जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और आपसे समझना चाहेंगे, आप लगातार हमारे लिए विश्लेषण कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको एक तरह से कम शब्दों में समेट कर ये बता सके कि 2 चरणों में वोटिंग और 2 चरणों की वोटिंग से जो कैंपेन का वो जो एक माहौल बना है, जो वातावरण, ये आने वाले चरणों के लिए क्या संकेत देता है? देखिए, मुझे लग रहा है कि आगे वाले चरणों में जो दूसरा चरण है, दूसरे चरण के बाद जो मोमेंटम बना है, वो उसी तरह का बरकरार रहने वाला है। लेकिन एक बात ये जो कही जा रही है कि कम मतदान हो रहा है या इस तरह की स्थिति है कि जहाँ पर लोग नहीं आ रहे हैं, उत्साह कम दिख रहा है। ये सारी स्थिति का आकलन थोड़ा आशीष जी ने किया। कमोवेश स्थिति वैसी ही है जहाँ पर चुनाव में उत्साह तो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी दूसरे चरण के बाद थोड़ा बहुत बदलाव आया है। अब इसमें दोनों स्थितियां हैं। एक बात तो जो आशीष जी ने कही कि भाई दोनों तरफ के वोटर निराश हैं, उनको लग रहा है कि मतलब एक तरफ के वोटर निराश है कि हम वोट देते हैं, कुछ होता है नहीं, तो हम क्यों वोट करने जाएं, अपना समय व्यतीत करें। दूसरे वाले ज्यादा उत्साही हैं, उनको ये लग रहा है कि अरे हम तो चुनाव जीत ही रहे हैं, तो हम नहीं भी जाएंगे तो क्या करेंगे। अब इसमें देखिए एक और तरह का वोटर है, वो जो मिडिल क्लास और कंफर्टेबल जिंदगी जीने वाले लोग हैं, वो वोटर दोनों तरफ के नहीं आए हैं। लेकिन मैं आप अभी आपको एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता हूं, उसके बाद और अपनी बात रखूंगा। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो ना वोट देने वालों में है, सामान्यतः ये कहा जाता है कि मुसलमान कोई भी परिस्थिति हो अपना वोट जरूर करता है, और मैं ये यूपी और बिहार के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं कि वो अपना पूरा वोट करता है और एक पर्टिकुलर पार्टी को हराने या जिताने के लिए वोट करता है। सामान्य परसेप्शन ये है कि बीजेपी को हराने के लिए, और बीजेपी को हराने के लिए जिसको भी जिताना है उसके लिए वोट करता है। लेकिन उनके भी मतदान कम पड़े हैं, और मैं आपको ये सोर्स के हिसाब से और ब्यूरोक्रेसी के सोर्स के हिसाब से बता रहा हूं, और इस पे एकदम स्पेसिफिक बता रहा हूं। एक बिहार की लोकसभा का और दूसरा उत्तर प्रदेश की। पहले फेज में बिजनौर में 20% मुसलमानों ने कम वोट किया। 2019 में उन्होंने 80% वोट किया था, इस बार उन्होंने 60% वोट कम किया। किशनगंज में 10% वोट कम हुआ है मुसलमानों का, जितना पिछले बार उन्होंने किया था उससे 10% वोट कम किया। ये अपने आप में एक अजूबा है मेरे लिए। ये सूचना विनोद, मुझे आप अपनी एनालिसिस आगे 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 जारी रखिएगा, लेकिन एक सेकंड के लिए केवल आपको टोक रही हूं, क्योंकि मेरी कुलश्रेष्ठ जी से मतदान के बीच बात हुई थी और उन्होंने, जब मैंने पूछा कि ये जो मत प्रतिशत नीचे गया, तो क्या एक कोई आइडिया हालांकि इसका अलग से डाटा तो होता नहीं है, लेकिन वोटिंग के ट्रेंड से समझ आती है, स्थानीय जो लोग हैं उनको ये पता होता है कि किस तरफ के वोटर नहीं आ रहे हैं या कम आ रहे हैं। तो कुलश्रेष्ठ जी ने ये बताया था कि मैडम दोनों तरफ के वोटर कम निकल रहे हैं। क्या आशीष जी मैं सही कह रही हूँ? जी मैडम, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जी बिल्कुल। देखिए ये तो सही बात क्या है। दोनों ओर के वोटर में
उदासीनता दिखी है? मैडम दोनों ही तरफ उदासीनता दिखी है। उसके पीछे कारण है कि वो किसके लिए वोट करें। आप ये देखिए कि आज राजस्थान की अगर मैं बात करूं, जैसा कि अभी माननीय शुक्ला साहब बता रहे थे कि बिजनौर की जो स्थिति है, राजस्थान की अगर आप स्थिति के ऊपर चर्चा करो तो राजस्थान की स्थिति ये कि कांग्रेस पार्टी कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे ही नहीं पाई। जितनी भी सीटें आज की डेट में आपको नजर आ रही हैं दिल्ली बैठ के या बंबई बैठ के या कहीं भी बैठ के कि राजस्थान में ये सीटें टक्कर दे रही हैं, वो सीटों पर टक्कर भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग दे रहे हैं। राहुल कस्वा किसका आदमी ठीक था? है, भारतीय जनता पार्टी को आपकी सांसद बात था। समझ आ गई। जरा शुक्ला जी अपनी बात पूरी कर ले तो सीटों जी को जी लेकर जी आती हूँ जी आपके पास। जी जी तो एक 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 और बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो रोल प्ले करने जा रहा है, वो ये कि जो बोगस वोट इस बार जो कम किए गए हैं, ऑन एन एवरेज हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10,000, 20,000 और अगर हैदराबाद जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, तो वहाँ लगभग 5,50,000 5,40,000 स्पेसिफिक नंबर की बात करें, तो वेस्ट ये भी एक बंगाल में भी ये हुआ है। वेस्ट बंगाल में मैसिव क्लीनिंग हुई है इलेक्टोरल रोल की। में वेस्ट बंगाल में मैसिव हुआ है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में मैसिव हुआ है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। ये भी जो ओवरऑल वोट परसेंटेज का डिक्लाइन है, यहाँ से भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक और बड़ा है जो बात आशीष जी ने राजस्थान के बारे में कही है, वो बिहार में भी लागू हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी लागू हो रहा है। उसके पीछे ये कारण देना कि क्या बोलते हैं, चुनाव में पैसे नहीं खर्च करेंगे, अब हमारे पास पैसे नहीं हैं, से ज्यादा ये है कि हम चूंकि चुनाव हार ही रहे हैं, तो हम अपना पैसा क्यों बर्बाद करें? पैसा बर्बाद करने का पैसा नहीं है, पार्टी से भी पैसा ले रहे हैं और अपना पैसा बचा ले रहे हैं। और ये जो झंडी और टी-शर्ट और ये जो सारा पैराफेरनेलिया होता है चुनावी, वो इसलिए नहीं दिखा कि सबने पैसे बचा लिए, क्यों वेस्ट करना? व्हाई टू वेस्ट? वो वाला फंडा था, इसके कारण भी नहीं हुआ। वो एक जो मिडिल क्लास है, जो कंफर्ट खोजता है, जो छुट्टी में भागता है, चुनाव की छुट्टी का वीकेंड की छुट्टी से जोड़ के भाग लेता है, वो एक छोटा बड़ा फैक्टर है। लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं इस चुनाव में इसलिए नहीं मान रहा हूँ कि वो दोनों तरफ का जो अमीर है, जो दोनों तरफ का कंफर्ट, ऐसा थोड़ी है कि जो समाजवादी पार्टी को वोट करता है या बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट करता है, वो केवल खेत खलिहान में काम करता है। वो भी एसयूवी पर चलते हैं, वो भी 2 एसी लगा के चलते हैं, वो भी वोट विनोद, देते हैं। मेरा क्षमा चाहती हूँ, आपको टोक रही हूँ। मुझे लगता है ये बड़ा ही लेजी एनालिसिस है। ये लेजी असेसमेंट है, क्योंकि आम धारणा यही होती है कि जो मिडिल क्लास प्रोफेशनल, जो अपवर्डली मोबाइल जो क्लास है, वो आम धारणा है कि वो भाजपा का वोटर है। तो वो अगर वीकेंड की छुट्टी लेकर जा रहा है तो इसका मतलब भाजपा का ही नुकसान हो रहा है, कम से कम अर्बन एरिया में। ये एक आम धारणा सी लोगों में है और ये पूरी तरह गलत भी नहीं है। लेकिन ये ओवरऑल चुनाव को कितना असर करेगी मुझे नहीं मालूम। ये तबका इतना, क्या ये तबका इतना बड़ा है कि पूरे चुनाव को प्रभावित करे? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि ये वाला एनालिसिस जो है ना, ये टेबल टॉप एनालिसिस है जो दिल्ली के कुछ पत्रकार करते हैं जिनको ग्राउंड रियलिटी नहीं मालूम है। अब आप आशीष जी से बोलिए, पूछिएगा जो 25 की 25 कॉन्स्टिट्यूएंसी राजस्थान को घूम के आएंगे, तो वो आपको रियल पिक्चर बता रहे हैं ना। हम लोग घूम के आते हैं, हमको पता रहता है कि कहाँ पर क्या है, लोगों का सेंटिमेंट किस तरह से है। आप 10 लोगों से, आप जहां नहीं भी पहुंच पाते हो, फोन से अपने सोर्सेस से जानने की कोशिश करते हो, अपने पत्रकार दोस्त हैं उनसे जानने समझने की कोशिश करते हो। तो ये एक बड़ा अच्छा। दूसरा ये कि अगर आप उसमें देखना चाहेंगे, आपको एक मिडिल ग्राउंड निकालना पड़ेगा। आप अगर बीजेपी लीनिंग पत्रकार या कांग्रेस लीनिंग पत्रकार से बात कर रहे हैं, तो थोड़ा अगर बायस है भी, तो उसको आपको अपने हिसाब से उसका मीडियन निकाल के एक्चुअल एनालिसिस करना होगा। वो एक स्थिति है। खैर वो दूसरा मसला है। ये केवल पत्रकार के संदर्भ में ही नहीं है, आम लोगों, आम मतदाता से भी जब आप बात करते हैं तो सबके अपने लीनिंग्स होती हैं। आपको उसका एक मीडियन निकाल के वहां के वास्तविक स्थिति को समझना होता है। बहरहाल, मैं आऊंगी आपके पास एक बिहार और यूपी की कुछ एक खास सीटों। एक जी एक जी, अपनी बात एक पूरी करिए। स्पेसिफिक बात करूं। देखिए, लगभग 28-29 साल पत्रकारिता को मुझे हो गया, और ये मुझे लगता है कि मेरा चौथा या पांचवा जनरल इलेक्शन में देख या कवर कर रहा हूं। चुनाव में हमेशा अगर वोट परसेंट जब बढ़ता है, तभी वो बदलाव का चुनाव होता है।
चुनाव में अगर वोट बरकरार रह रहे हैं या 1-2%, 3% भी कम हो रहे हैं, तो वो यथास्थिति वाला चुनाव होता है। जी, तो इसलिए उसका सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर मतदाता नाराज है तो वो हराने के लिए निकलेगा। अगर वो नहीं निकल रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसमें कम से कम कुछ हद तक संतुष्टि है कि जैसा चल रहा है ये ठीक है। अब इसकी कोरोलरी ये भी हो सकती है विनोद कि अगर वो अभी जैसा चल रहा है उससे बहुत संतुष्ट नहीं भी है तो उसके अंदर ये आशंका है कि इसकी जगह जो दूसरा ऑप्शन है वो और भी बेकार है। ये भी स्थिति होती है। उसके अलग अलग मायने हो सकते हैं, लेकिन हाँ, आम धारणा यह है, इसके बहुत कम एक्सेप्शंस पास्ट में दिखे हैं और वो भी केवल विधानसभाओं में दिखे हैं, लोकसभा में नहीं दिखा मुझे। विधानसभाओं में बेशक ऐसा हुआ कि बहुत भारी मतदान हुआ, लेकिन वो बदलाव के लिए नहीं था, वो प्रो इनकम्बेंसी के लिए था। लेकिन जनरल इलेक्शन में मोटे तौर पर आपकी जो बात है वो आम धारणा वही है। मैं आशीष कुलश्रेष्ठ के पास आना चाहूंगी। कुलश्रेष्ठ जी, जल्दी से हमें बताइएगा कि पहले चरण और दूसरे चरण में, क्योंकि पिछले 2 बार से, और ये बहुत ही ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है कि लगातार 2 लोकसभा चुनाव से बीजेपी 100% सीटें क्लीन स्वीप राजस्थान में करती आ रही है। ये तीसरा मौका है हैट्रिक जब बीजेपी फिर क्लीन स्वीप के प्रयास में है। लेकिन पहले और दूसरे चरण के मतदान से क्या आपको लगता है कि कहां-कहां बीजेपी को ज्यादा चैलेंज है, चुनौती मिल रही है, और कौन सी ऐसी सीटें हैं जिस पर बीजेपी हार सकती है या टक्कर ज्यादा है, और क्या ये हैट्रिक जो है क्लीन स्वीप का ये मुमकिन दिख रहा है आपको? जी स्मिता जी, मैं देखिए शुरुआत जो करना चाहूंगा ना, वो एक बार फिर आदरणीय विनोद जी ने जहां पे क्लोज किया मैं वहीं से शुरुआत करूंगा। राजस्थान में जब पहले चरण का मतदान पूरा हुआ तो एक माहौल बनाया गया कि अगर कम वोट पड़ते हैं तो कांग्रेस जीतती है और ज्यादा वोट डलता है तो बीजेपी के लिए फायदेमंद होता है। क्योंकि वोटिंग कम हुई है और हमारे यहाँ एक चरण की वोटिंग होनी बाकी थी, 13 सीटों पे वोटिंग होनी बाकी थी, तो इसलिए एक माहौल क्रिएट किया गया। हमने लोगों से चर्चा की, लोगों से बात की, तो आप यकीन नहीं करेंगे, हमको कोई नाम लेवा नहीं मिला सामने वालों का। हमने जितनी भी खोज की उसके अंदर कोई नाम लेने को तैयार नहीं। तो पिछले 50 साल से जो राज कर रहा था, अगर वोटिंग कम भी होती है तो उन 50 सालों के अंदर, क्योंकि जनता को सत्ता नहीं बदलनी थी, इसलिए परिवर्तन के लिए वो वोट डालने नहीं गया। अब आप राजस्थान की बात करें, हम सबसे पहले 12 सीटों की बात करते हैं जो राजस्थान के पहले चरण में वोटिंग हुई है। जो वोटिंग हुई है उसके अंदर कहीं भी ऐसा बहुत कुछ देखने को नहीं मिला है कि जिसके अंदर आप ये देखें कि लोगों ने नाराजगी दर्ज की हो। मैंने जयपुर में पूरी दिन उस दिन काम किया था जिस दिन वोटिंग हो रही थी। कई बूथ मुझे 5 बजे बाद ऐसे मिले जहां पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के ही उम्मीदवार अपने अपना सामान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। इसका मतलब यह था कि उनकी तरफ से वोटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। विधानसभा में यही स्थिति रात को 11 बजे तक थी। वोटिंग रात को 11 बजे तक चली है क्योंकि लाइनें इतनी लंबी लंबी लग गई थी शाम को 6 बजे तक। पहले चरण में जो वोटिंग हुई है वो जयपुर में हुई है, जयपुर ग्रामीण में हुई है, दौसा में हुई है, आपके सीकर, चूरू, झुंझुनू के अंदर हुई है। अब चूरू की सीट को बड़ा ही क्या कहते हैं उसको रोचक बना दिया क्योंकि राहुल कसवा ने चुनाव लड़ लिया। राहुल कसवा ने चुनाव लड़ा, फेसबुक के ऊपर उनकी जबरदस्त फॉलोइंग थी, सोशल और मीडिया की चूरू के फॉलोइंग थी, वो साथ साथ चुनाव लड़ कहते गए। हैं दौसा में भी टक्कर काफी, तो अ, कौन सी सीटें हैं जहां ऐसी टक्कर है कि पासा पलट सकता है भाजपा का? देखिए, चूरू की हम बात करें तो अब आप अंदाजा खुद लगा लीजिए क्योंकि हम लोग तो अभी जब तक 4 जून नहीं हो जाएगा, रिजल्ट नहीं आ जाएगा, हम लोग किसी की भी स्थिति क्लियर करने की स्थिति में नहीं है। और हम होते भी कौन है, ये वोटर ने वोट दिया है, वोटर का अधिकार है, वो तय करेगा किसका क्या होगा। नहीं, लेकिन मैं तो मुकाबले की बात पूछ रही हूँ क्योंकि हाँ, वो मैं मुकाबला, हाँ, पता चलता है कि किधर वो इंक्लिनेशन है वोटर का ज्यादा। मैं तो बताना चाह रहा हूँ उसके अंदर बहुत कुछ पता लग जाएगा। अब ये हमारे सुनने वाले जो दर्शक है उनको तय करना है कि उनको क्या समझ में आया। चूरू के अंदर देखिए, जब तक चुनाव नहीं हुआ था जब तक तो बड़ा आनंद था, दोनों तरफ से टक्कर नजर आ रही थी। लेकिन चुनाव होने के बाद में जब एक पक्ष आरोप लगाने की स्थिति में आ जाता है, मेरे संग गड़बड़ी हो गई, मेरे संग चीटिंग हो गई, मेरे संग में धोखा हो गया, तो अब अंदाजा, आप रिजल्ट का जो अंदाजा है वो लगाया जा सकता है। बहरहाल चूरू टक्कर में है। हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा की एक फाइट थी नागौर के अंदर, वो भी बड़ी रोचक थी। वो भी सीट जो थी वो टक्कर के अंदर सीट मानी जा रही थी। लेकिन अगले दिन देखा गया कि हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा के समर्थकों के बीच में लड़ाइयां हुई हैं, सर फोड़े गए हैं, पुलिस मुकदमे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं।
अब आ जाएं आप दौसा की सीट है, दौसा की सीट ऐसी नजर आ रही थी जो टक्कर की नजर आ रही थी, और दौसा के अंदर आज भी मुझे ऐसा लगता है कि जो हार जीत का मार्जिन होगा वो 20 से 25,000 वोटों का ही होगा। ये कहीं भी बैठ सकते हैं। इसके पीछे कारण है कि मुरारी लाल मीणा जिन्होंने चुनाव लड़ा कांग्रेस से, वो कांग्रेस से ज्यादा चुनाव उन्होंने सचिन पायलट के नाम पे लड़ा है। सचिन पायलट ने वहां सभाएं की, सचिन पायलट ने ये तक कहा कि ये चुनाव मुरारी लाल मीणा नहीं लड़ रहा, ये चुनाव मैं लड़ रहा हूँ। वहां पे गुजर जो वोट है वो एक प्रचुर मात्रा के अंदर गुजर वोट आता है, तो गुजर क्या मीणा दौसा मिलके ये का तय कर देंगे। लोकसभा चुनाव कैंडिडेट के साथ साथ सचिन पायलट के एक नाक की लड़ाई भी बन गई है? देखिए नाक की लड़ाई, लेकिन सचिन पायलट वहां 1 2 3 सभा करके आ गए, उसके बाद में सचिन पायलट ने ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि बहुत कुछ वहां पे दिख रहा हो, क्योंकि टिकट अनाउंस होने के बाद में राजस्थान के अंदर कांग्रेस की चुनाव प्रचार कैंपेन समिति आई थी जिसके चेयरमैन अशोक गहलोत को बना दिया गया था। तो हम्म। उनकी ऊर्जा जो थी वो तो थोड़ी सी कम आशीष हमको जी, नजर मेरा आई। ख्याल है समय काफी हो गया और आप बहुत गर्मी में खड़े हैं। दूसरे चरण का एक आइडिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि दूसरे चरण में बहुत महत्वपूर्ण सीटें रही हैं। तो दूसरे दूसरे चरण के अंदर हमारे 2 केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, जोधपुर से शेखावत और चौधरी बाड़मेर जैसलमेर से चुनाव लड़ रहे थे, और साथ साथ कोटा से ओम बिरला के आगे बीजेपी के बागी हुए प्रहलाद गुंजल ने चुनाव लड़ा। प्रहलाद गुंजल इस चुनाव के बाद में थोड़ा सा एग्रेसिव नजर आए, पर ओम बिरला शांत नजर आए, तो इससे स्थितियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। जोधपुर के अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत के ऊपर कई आरोप लगाए गए, पर हुआ ये कि वोटिंग से ठीक एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गजेंद्र सिंह शेखावत की छवि खराब करने के लिए अपने बेटे की हार का बदला। उसका बहुत बड़ा असर अगले दिन चुनाव के ऊपर देखने को मिला है, क्योंकि जो बीजेपी का, शायद मुझे ऐसा महसूस हुआ जोधपुर में, जो बीजेपी का वोटर नाराज था, उसको ये सामने आई बात, क्या असलियत क्या थी, क्या गजेंद्र सिंह शेखावत झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे, वो वोटर के सामने आया होगा। आशीष, सबसे क्या अपना सवाल दोहराना चाहती हूँ। क्या आप ये गेस करना चाहते हैं कि बीजेपी 25 वापस ला पाएगी या इस बार कहीं गड़बड़ है? देखिए मैडम, मेरा अगर आकलन की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी एक बार फिर हैट्रिक की तरफ बढ़ रही है। ये सब बातें चल रही हैं कि इस सीट पे फाइट है, क्योंकि मैं आपको जैसे आप देखिए, जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में वोटिंग खत्म होने से पहले कांग्रेस का उम्मीदवार आमरण अनशन पे बैठ जाता है। अब आप इससे, हमारे दर्शक और आप स्वयं अंदाजा लगाएं कि स्थिति क्या रही। सबसे बड़ा नाम जैसलमेर बाड़मेर में बना दिया गया सोशल मीडिया पे रविंद्र सिंह भाटी को। रविंद्र सिंह भाटी अगर पुलिस के साथ में दोपहर में 1 बजे ट्वीट वॉर शुरू कर देता है तो ये कहीं ना कहीं संकेत देता है। आप मुझे बताइए कि अगर मैं जीत की तरफ बढ़ रहा हूं या मैं कहीं बहुत जबरदस्त तरीके से व्यस्त हूं, तो मैं पहले उस काम को निपटाऊंगा या मैं किसी दूसरे काम में अलझ के अपनी एनर्जी को वेस्ट करूंगा। वो ऊर्जा वहां और खत्म होती हुई नजर आई। मुझे मतदान के दिन आपका ये आकलन भी याद है, जब मैंने आपसे पूछा वहां के मुकाबले को लेकर, तो आपने कहा था कि मुकाबला तो बीजेपी कांग्रेस में तय होगा, भाटी तो वैसे भी तीसरे स्थान पर हैं। तो हम इंतजार करेंगे आपके उसका। मैं चाहूंगी, ये जो राजस्थान पे बहुत सी दिलचस्प बातें आपने बताई कि टक्कर को लेकर पहले तो बहुत बातें हुई, लेकिन मतदान के दिन जिस तरह से उम्मीदवार अपने शिकायतें कर रहे थे, उससे भी समझ में आता है कि हवा किस तरफ चल रही है। इस पर विनोद जी की एक क्विक टिप्पणी चाहूंगी, और फिर मैं चाहूंगी कि पहले और दूसरे फेज का, पहले दूसरे चरण का उत्तर प्रदेश के चुनाव, ओवरऑल चुनाव में कितना महत्व है पहले दूसरे चरण के मुकाबले का, उस पर थोड़ा सा विनोद जी रोशनी डालें। समय काफी हो गया, तो अब हम थोड़ा कोशिश करेंगे इस बातचीत को जल्दी समेटने की। देखिए पहले अगर चरण के चुनाव की बात करें तो पहले चरण के चुनाव में 8 जो सीटें थी, उनमें भाजपा के पास 2019 में 3 सीटें थी और बाकी विपक्ष के पास 5 सीटें थी। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन था। दूसरे में भी 8 सीटें थी, लेकिन मेजॉरिटी वाली सीटें ज्यादा थी। लेकिन पहले फेज में भी बीजेपी को सिर्फ मेरा अपना जो आकलन है उस हिसाब से कैराना और मुजफ्फरनगर में थोड़ी फाइट दिख रही है। और अगर दूसरे फेज की बात करें तो मुझे सिर्फ जो है वो मेरठ में थोड़ा मुकाबला दिख रहा है। वो भी मेरठ में मुकाबला एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया है, क्योंकि वहां की मुझे जानकारी मिली है। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है कि बीजेपी वहां से हार रही है। मुकाबला है, अगर अगर वैसी स्थिति आएगी भी 4-5 हजार का अंतर से वहां
चुनाव या 10,000 के अंतर से ही चुनाव का फैसला होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अगर आप दोनों फेज की बात करें तो जो बात बीजेपी पहले दिन से कह रही है, वो लगभग उस रफ्तार से जा रही है, और उसके पीछे यहाँ जो जिस तरह की लड़ाई लड़ी, अब जैसे मैं 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात कर लूं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मथुरा, ये तीनों ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां सबसे ज्यादा वोट परसेंट कम हुआ। मथुरा में लगभग 11% वोट कम हुआ, वोट कम पड़ा। गाजियाबाद में लगभग 7% कम हुआ, नोएडा में लगभग 6%, 5% के आसपास कम हुआ। लेकिन ये तीनों सीट ऐसी हैं, इसमें पिछला चुनाव 27% के बढ़त से जीती थी। 5 लाख से 3.5 लाख से गौतम बुद्ध नगर की सीट जीती थी बीजेपी ने, और लगभग 5.25 लाख से गाजियाबाद की सीट जीती थी। तो इसमें अगर कुछ कितना भी कम कर ले, कितना भी वोटिंग, मतलब अगर ये भी मान लें कि सारा का सारा वोट परसेंट चला गया है बीजेपी का ही 11%, 7% और 6%, तब भी ये सीट भाजपा के पास रहने वाली है। जी अब आते बिल्कुल। हैं, और मुझे याद है कि मतदान के दिन भी मैंने मेरी कुलश्रेष्ठ जी से और राजस्थान में और भी वरिष्ठ पत्रकारों से बात हुई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि बेशक वोट पहले से थोड़े कम पड़े हैं, लेकिन इससे बहुत फर्क ये हो जाएगा कि पहले 4-4, 5-5 लाख की, 4-4 लाख की मार्जिन से लोग चुनाव जीत रहे थे, तो वो बेशक कुछ कम हो जाएगा, लेकिन इससे पूरा फेरबदल हो जाएगा, ये कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। चलिए मैं जल्दी से बिहार का बता देती हूँ। बिहार के 2 चरण के मतदान बहुत दिलचस्प रहे हैं, और खास तौर पर इसलिए क्योंकि अगर आप लोग गौर करें तो पहले चरण में भी 3 सीटें, और दूसरे चरण में तो पूरी की पूरी 5 सीटें जो हैं सेकंड फेज की, वो उसमें बीजेपी के बजाय सहयोगी दलों के सब सीटें थी जो सहयोगियों के खाते में थी। तो इसीलिए 2 चरण के मतदान से बिहार से जो संकेत आए हैं वो भाजपा के लिए कम और सहयोगियों के लिए ज्यादा आए हैं। और मुझे लगता है कि पहले चरण में 2 सीटें, जिसमें खास तौर पे औरंगाबाद की सीट जिससे बीजेपी के सुशील सिंह थे, और दूसरे चरण में एक बांका की सीट है और एक थोड़ा सा किशनगंज में, ये कुछ सीटें हैं जो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी या बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू या एलजेपी को टक्कर मिल रही है। लेकिन अभी बिहार की महत्वपूर्ण सीटें ज्यादातर हैं जिनमें मतदान होना बाकी है। आगे बिहार पर अगले चर्चा में, अगले अड्डा में बिहार को ज्यादा हम एक माइक्रो रूप से एनालाइज करेंगे। इस समय चूंकि काफी समय हो गया, मैं चर्चा को वाइंड अप करना चाहती हूँ, लेकिन आशीष आप जाएं उससे पहले आपसे एक चीज पूछूंगी कि राजस्थान में 1 चरण का मतदान होने के बाद प्रधानमंत्री का वो अटैक आया था कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर कि कांग्रेस जो है वो आपकी संपत्ति, आपके एसेट्स, आपके गहने, इनका सर्वे करवाएगी सोशो इकोनॉमिक सर्वे के नाम पर, और फिर उसको, चूंकि कांग्रेस के प्रधानमंत्री का दावा था कि पहला हक जो है वो मुस्लिम्स का है, तो फिर उसको उनके हिस्से में देगी। फिर प्रधानमंत्री ने आगे ये भी कहा कि ओबीसीज का कोटा काट के उनके हिस्से में से मुसलमानों को खास तौर पे कोटा देने की कोशिश पहले भी की गई थी, कांग्रेस आएगी तो फिर करेगी। ये जो एक नया अटैक प्रधानमंत्री ने चुनाव के बीच में किया, इससे क्या राजस्थान में चुनाव के माहौल पे इसकी कोई चर्चा थी? क्या इससे कोई वहां पर प्रभाव पड़ा? देखिए स्मिता जी, इसमें क्या था कि ये पहले दिन से ही चर्चा, कांग्रेस जो है वो पहले दिन से इसी तरीके का प्रचार कर रही थी। मैंने कई छोटी सभाओं में कांग्रेस के नेताओं को सुना था, उनका एक ही कहना था कि 400 सीटें अगर आती हैं तो ये संविधान के अंदर बदलाव कर देंगे। अब वो किस तरीके का बदलाव वो लोगों को समझाना चाह रहे थे, आरक्षण खत्म हो जाएगा, एनआरसी लागू हो जाएगा। बेसिकली गांव ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एनआरसी और इन सब की चीजें की बातें की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सीए को भी ऐसे समझाया जाता है कि अगर सीए लागू हो जाएगा तो मुसलमानों को इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसमें मुसलमानों का नाम ही नहीं है। तो अब ग्रामीण परिवेश के अंदर जिस तरीके से नेता बात करते हैं, ग्रामीण परिवेश में जिस तरीके से चीजें दिखाई और समझाई जाती हैं, और आज सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप अपना एक सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल बना लीजिए। अब आप जिसकी विचारधारा को फॉलो करना चाहते हैं उस विचारधारा को लीजिए और मन में आए जो बोलना शुरू कर दीजिए, न्यूज का एक टैग लगा के। और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर वो भी काफी असरदार रहता है। लेकिन बांसवाड़ा में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने खुलकर इस विषय के ऊपर बात की,
देखिए, राजस्थान से ही प्रधानमंत्री ने अपने सारे चुनावी शंखनाद किए थे, कोटपुतली में पहली सभा हुई थी। मेरे को आज भी याद है कि प्रधानमंत्री ने 1 मिनट 30 सेकंड से ज्यादा का समय केवल और केवल अपनी बहनों को दिया था, और वो भी वो बल्कि बहनें जो तीन प्रधानमंत्री तलाक ने की पीड़ित थी। ये मुद्दा शुरू ही राजस्थान की धरती से किया था, जालौर के बिल्कुल किया था। कार्यक्रम में। तो प्रधानमंत्री ने इस बार के प्रधानमंत्री के जो चुनावी जो शुरुआत थी, उसके अंदर कहीं भी ये नजर नहीं आ रहा था कि प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान की चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री के पास मुझे लगता है फीडबैक पहुंचा, और ग्राउंड लेवल के नेता इस चीज को हैंडल करने में नाकामयाब नजर आए, तो प्रधानमंत्री ने उसको खुद के हाथ में लिया। देखिए, मैं एक चीज कहता हूं कि चलिए, प्रधानमंत्री का इस पर विनोद जी का क्या वो है एनालिसिस, क्या अंडरस्टैंडिंग है? विनोद शुक्ला, क्या प्रधानमंत्री ने ये जो मुद्दा छेड़ा मैनिफेस्टो वाला, ये मुद्दा क्या आपको लगता है कि विपक्ष की ओर से संविधान बदल दिया जाएगा भाजपा अगर भारी मेजॉरिटी से आई? इसके जवाब में ये उठाया गया या जमीन पे फीडबैक था? और अब जो है ये मुद्दा उठाए जाने के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता इस पर स्ट्रेस कर रहे हैं, क्या ये जो वोटिंग का या चुनाव का जो माहौल था, किस तरह से इसको असर करेगी? क्या इससे भाजपा के लिए मुश्किलें होंगी? क्या विपक्ष का संविधान बदलने वाला आरोप और तीखा होगा, या इसका फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को? देखिए स्मिता, मुझे लगता है अगर आप मुझसे इस पर ब्लंट आंसर चाहती हैं, मैं वही दे देता हूँ। बाद के दिनों में जो आखिरी साल था भाजपा का अपना गवर्नेंस वाला, मतलब ये 19 का आखिरी साल, उस दौरान इस तरह का इमेज क्रिएट किया गया बहुत सारे उसमें कि भाजपा अब तुष्टीकरण और उसको तृप्तिकरण करके व्यंग किया जाता था, और उसका असर भी होता था। और ग्राउंड से ही रिपोर्ट आ रही थी कि ये चाहे जितनी कोशिश करें, पसमानदा की बात करें और ये करें वो करें, वोट नहीं मिल रहा था। तो ग्राउंड से यही रिपोर्ट आ रही थी। और दूसरा ये कि ये इसमें जैसा मैंने पहले की डिबेट में अड्डा पर ये बोला था कि जो पीएम ने 370 की बात कही थी, तो 370 में सिर्फ सीट जीतने की बात नहीं थी। वो जब 370 की बात करेंगे, वो धारा 370 भी याद दिलाएगा। उसी तरह से जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि जो ज्यादा बच्चे वाले हैं उनके पास रिसोर्स जाएगा, इसका मतलब साफ ये मान, अगर हमारी सरकार, मतलब प्रधानमंत्री का मतलब ये है कि अगर हमारी सरकार चुन के आती है तो ये जनसंख्या वाला मसला है, इसका हम समाधान खोजेंगे और आप इसके लिए हमको वोट कीजिए। इसका इनहेरेंट मीनिंग मुझे ये निकल के आता है, और इसीलिए उन्होंने इस बात को जोर देकर के कहा। निश्चित तौर पर उनके पास रिपोर्ट होगी, वो बिना बात का, बिना मायने का एक शब्द नहीं बोलते हैं, और बिना तोले तो है। और 20 बार सोचने से पहले प्रधानमंत्री का एक शब्द, अगर वो किसी को, प्रधानमंत्री हालांकि ये भाषा नहीं इस्तेमाल करते हैं, अगर प्रधानमंत्री किसी को कुछ भी बोलते हैं तो उसके 10 मायने होते हैं। मेरा अपना ये आकलन, इसलिए इसके मायने जो वोटर्स को तो एड्रेस करना है। एक और बात बता दूं, मेरा अपना ये आकलन है कि जब इंडिया शाइनिंग हुआ था, तो इंडिया शाइनिंग का एक बड़ा वोटर जो बीजेपी को वोट करता था, वो वाजपेयी जी से इसलिए वोट नहीं करने गया था कि अलायंस के चक्कर में उन्होंने जो कोर इश्यूज थे उसको दरकिनार कर दिए थे। बीजेपी पर भी अभी इस बार भी उस तरह की कुछ कुछ बातें आने लगी है। मुझे लग रहा है कि ये जो प्रधानमंत्री ने बात की कि जो हक माइनॉरिटी के पास जाएगा और मुसलमानों के पास जाएगा, प्रधानमंत्री ने उसको एक बार फिर एड्रेस कर दिया, और जो उत्साह था पुराना जिसके कारण बीजेपी का वोटर बीजेपी को वोट करता है, वो बात फिर आ गई है। मेरा अपना यह आकलन है कि वो फिर एक बार जी बिल्कुल, 2-3 बातें स्पष्ट होती है। पहला कि निश्चित रूप से ग्राउंड फीडबैक के आधार पर प्रधानमंत्री ने जो अटैक किया वो किया होगा। हालांकि अपने एक बेहद दिलचस्प इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैनिफेस्टो पर अटैक वाली बात थी, उसका जवाब ये दिया कि जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया तो मैं 9-10 दिन तक इंतजार करता रहा कि उसमें जो बहुत ज्यादा ये गंभीर और निहायत ऑब्जेक्शनेबल और गलत बातें हैं, इनको मीडिया जरूर इस पर कोई बात को सामने लाएगा। लेकिन जब मीडिया ने नहीं लाया तो मुझे राजस्थान की रैली में इसे अपनी ओर से उठाना पड़ा, ये प्रधानमंत्री जी का दावा है। लेकिन जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी के कोर वोटर को यह संदेश देना
कि जो आपके चिंता की, आपके विचारधारा की के विषय हैं, उनको हमने कहीं नहीं छोड़ा है। वो अभी भी हमारे लिए प्राथमिकता है, ये बात तो हो सकती है। निश्चित रूप से जो कहा जा रहा था कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि चुनाव हो रहे हैं, कम से कम ये शिकायत अब कम हो गई है, क्योंकि दोनों तरफ से इस मुद्दे पर जम के विवाद हो रहा है, बयान हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। कांग्रेस और विपक्ष का वही अटैक है पुराना कि भाजपा 400 पार का नारा इसलिए दे रही है कि आएगी तो कुछ आमूल परिवर्तन संविधान में करेगी, और भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि संविधान में परिवर्तन तो ये करने जा रहे थे। और ये मेरा पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन जरूर है, आप दोनों साथियों के सामने आज शेयर कर रही हूं कि राजनीति में ये मेरा अनुभव है, ऑब्जर्वेशन है मेरा, कि राजनीति में ये संदेश देना कि हम किसी को कुछ फायदा दे रहे हैं, कोई लाभ दे रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा ये बात दिमाग में घर करती है मतदाता के और सिटीजन्स के, नागरिकों के, कि अगर आपका कुछ छीनने जा रहा है, ये छीनने का भय कुछ पाने के इंटरेस्ट से कहीं ज्यादा असर करता है। तो कहीं ना कहीं ये, कम से कम ये चुनाव में जो कहा जा रहा था कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन चुनाव, अब कहीं ना कहीं चर्चा में तो मुद्दा जरूर आ गया है। अब ये क्या वोटिंग को कितनी दूर तक प्रभावित करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। अभी भी 5 महत्वपूर्ण चरण बाकी हैं, और उसमें बड़े बड़े राज्यों में महाराष्ट्र है, कर्नाटक का आधा हिस्सा है, यूपी का बहुत बड़ा हिस्सा, बिहार, ये तमाम जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश, ये अभी भी बाकी हैं। बहुत जल्द हम फिर अड्डा में जुटेंगे। और आशीष, भले आपके प्रदेश में चुनाव संपन्न हो गए, लेकिन आपके ऑब्जर्वेशन, आपके एनालिसिस का भी लाभ हम लेंगे, आपको भी जोड़ेंगे। और आप सब अड्डा से जुड़ते रहिए, आते रहिए, हमारे साथ अड्डा में समय बिताइए, अकेले मत आइए, अपने मित्र साथियों को लेकर आइए, ताकि अड्डा का पूरा भरपूर लाभ हम सबको मिले। और बहुत जल्द इन्हीं चुनावों को लेकर और बातचीत करेंगे, कुछ और साथियों को जोड़ेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए, अपने विचार, अपने अनुभव हमसे शेयर करिए, ताकि अपनी चर्चा में, अड्डा में हम उसको फिर उठा सके। बहुत जल्दी जुड़ते हैं फिर से। नमस्कार।